हाँ जी, ये क्लास आपकी जियोग्राफी के नोट्स कवरिंग की क्लास रहेगी। देखो नाम के नोट्स हैं, पर आपका जो चैप्टर है कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा अच्छे से। कोई भी एक भी सिंगल आपका फैक्ट जो है इस टॉपिक से, ये जो आपके नोट्स हैं इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप ये नोट्स कंप्लीट करने के बाद अगर अपनी तसल्ली के लिए बुक पढ़ना चाहो तो आप कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो ये भी आपके लिए काफी होगा। शॉर्ट वीडियो रहेगी, बिल्कुल छोटी, और आप इस पूरे चैप्टर को इसमें कंप्लीट कर सकते हो। ह्यूमन जियोग्राफी की जो वर्ल्ड बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। सिंपल सी टेक्निक के साथ जल्दी से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से इसको खत्म करेंगे। देखो ये पूरा चैप्टर नंबर एक्वायरिंग आपका यहीं से हो जाएगा, आप यहां से कंप्लीट कर लो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहां से निकला। देखो सबसे पहले जियोग्राफ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है एक आधी लाइन में जो अपने को समझना जरूरी है। सबसे पहले जियोग्राफी। अब जियो जो है ना, वहां पे अर्थ निकलता है आपका अर्थ। जियो का मतलब है यहाँ पे अर्थ, और ग्राफी का मतलब है यहाँ पे स्टडी। ठीक है, अब अर्थ पे दो ही चीज है, ये ध्यान रखो। कौन कौन सी है आपकी? नेचर और लाइफ फॉर्म। नेचर और लाइफ फॉर्म। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। तो नेचर के लिए जियोग्राफी में सब्जेक्ट बना दिया कौन सा? फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, और लाइफ फॉर्म के लिए, यानी लाइफ फॉर्म में भी किसको पढ़ना है? मेन अपने ह्यूमन बींग को। किसको पढ़ना है? ह्यूमन बींग को। तो ह्यूमन बींग के लिए मेन जो सब्जेक्ट बना दिया कौन सा? ह्यूमन जियोग्राफी। कंप्लीट है। यानी जियोग्राफी के अंदर दो ब्रांचेस बना दी गई है। एक आपकी कौन सी? फिजिकल जियोग्राफी। सेकंड आपकी ह्यूमन जियोग्राफी। तो देखो आपका ये फर्स्ट पेज पे ये सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप वाले या स्टेटमेंट टाइप वाले, जैसे भी आ जाए, आरबीएससी चाहे सीबीएसई। जियोग्राफी एज ए फील्ड, अगर अपने बात करें जियोग्राफी एज ए फील्ड, यानी जियोग्राफी की फील्ड कैसी है सब्जेक्ट की? सबसे पहले इंटेग्रेटिव, यानी ये सब्जेक्ट बाकी भी जो सब्जेक्ट है उनसे इंटेग्रेशन रखता है, संबंध रखता है। ठीक है ना, यानी हर सब्जेक्ट से जानकारी इकट्ठा होकर जियोग्राफी में आती है। इंपेरिकल मतलब पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन होता है, और इसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल भी इसमें होता है। तो ये तीन फील्ड होगी आपकी जियोग्राफी की। जियोग्राफी की फील्ड है, ह्यूमन जियोग्राफी नहीं, जियोग्राफी की फील्ड है। अब यहां से ह्यूमन जियोग्राफी स्टार्ट होती है। अब अपनों ने किया था जो अर्थ है उसकी स्टडी। अर्थ पे दो कंपोनेंट है, नेचर और लाइफ फॉर्म। एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरा, अब जियोग्राफी जो है वो आगे ब्रांचेस में कैसे डिवाइड होती है? तो नेचर को पढ़ेंगे फिजिकल जियोग्राफी में, और लाइफ फॉर्म यानी ह्यूमंस को पढ़ेंगे ह्यूमन जियोग्राफी। कंप्लीट है यहां तक? देखो आवाज थोड़ी सी लाउड हो सकती है मेरी, क्लास में जैसे चलता है उसी तरीके से इसमें आवाज हो रही, फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, थोड़ा कम ही लाउड रखूं। ह्यूमन जियोग्राफी, बट इनमें थोड़ा सा जो है ना चीजें चेंज कैसे रहेगी। देखो जो फिजिकल जियोग्राफी है उसमें सिर्फ अपने को फिजिकल एनवायरनमेंट को पढ़ना है, सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को। और वही अगर बात करें अपने ह्यूमन जियोग्राफी में, तो ह्यूमन आया कहां से है? नेचर से। इसीलिए अपने ह्यूमन जियोग्राफी में स्टडी करेंगे रिलेशनशिप की। किसके बीच की? फिजिकल, या फिर बोल सकते हो नेचुरल, या नेचर और ह्यूमन के बीच में, सीधा सीधा बीच है। ह्यूमन और नेचर के बीच के रिलेशनशिप है, उसको बोलते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। कंप्लीट है, सीधा सा। जियोग्राफी की दो ब्रांच है, फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। अपने 12th क्लास में ह्यूमन जियोग्राफी है, तो एक बार ये इंट्रोडक्शन हो गया। ये छोटे छोटे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है आपके, यहां तक कंप्लीट है। आगे देखो, अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बच्चों को मतलब ही नहीं पता होता ड्यूलिज्म का कि ड्यूलिज्म है क्या। ठीक है, तो यहां पे आपका मेन मीनिंग आता है कौन सा? देखो यहां पे कॉन्सेप्ट है आपका ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म मतलब एक तरीके से हिंदी में इसको बोलते हैं द्वैतवाद, मतलब दो रास्ते। यहां पे डिबेट करते हुए, जियोग्राफी में जो साइंटिस्ट है डिबेट करते हुए कुछ इसको नोमोथेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, यानी जैसे जियोग्राफी उसका लॉ चलता है, जैसे वो है उसी तरीके से, और कुछ अपने इसको अपने आइडिया के हिसाब से, यानी डिस्क्रिप्टिव तरीके से। समझ आ गया? यानी जियोग्राफी में डिबेटिंग करके इसको दो तरीके से पढ़ने की कोशिश की जाती है, नोमोथेटिक और आइडियोग्राफी। अब इसमें सीबीएसई में जो है ना, नोमोथेटिक के जो है ये मीनिंग्स पूछ लेते हैं आपको। नोमोथेटिक, ठीक है, नोमोथेटिक एक तरीके से नियम, नोमोथेटिक नॉर्म्स, ठीक है, यानी लॉ मेकिंग और थ्योराइजिंग। आइडियोग्राफी में आइडियाज डिस्क्राइब करना। कंप्लीट है यहां तक? ये है ड्यूलिज्म। अब ये जो 11th क्लास में बट अपने साथ में दे रखा है टू अप्रोचेस, किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे जियोग्राफी है चाहे कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने की दो अप्रोच होती है। अगर उसको, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट है, पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़े तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। एक रीजन का यानी इंडिया का पढ़ रहे हैं तो वो रीजनल अप्रोच होगी एक तरीके से। उसी तरीके से एक रीजनल सिस्टमेटिक अप्रोच होती है और एक रीजनल अप्रोच होती है। अब सुनो एकदम ध्यान से, आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो है कि जियोग्राफी में ड्यूलिज्म कहां कहां देखा जाता है। तो ड्यूलिज्म देखो, डिबेट्स में भी ड्यूलिज्म देखा जाता है, दो रास्ते। ब्रांचेस में भी ड्यूलिज्म देखा जाता है, अप्रोचेस में ड्यूलिज्म देखा जाता है। यहां तक कंप्लीट है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, शायद किसी की बुक में बच्चों का कंप्लीट भी नहीं होगा, साथ में कंप्लीट कर देते हैं अपने, डाइकोटोमी।
ठीक है। अब डाइकोटोमी क्या होता है? डाइकोटोमी एक ऐसा व्यू होता है, एक ऐसा व्यू होता है पढ़ने का जियोग्राफी को, जिसमें अपने फिजिकल और ह्यूमन को जो है अलग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं। अपने जो नेचर है और ह्यूमन है, देखो अभी क्या पढ़ा, सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन जो ह्यूमन है आया कहां से है? नेचर से। तो बिना नेचर के उसको अलग से अपने ह्यूमन की स्टडी या लाइफ हो उनकी स्टडी नहीं कर सकते। बट ये जो डाइकोटोमी व्यू है उसमें इन दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता है, सेपरेट पढ़ा जाता है। इसीलिए ये जो है नॉट वेरी वैलिड, यानी ये इनवैलिड हो गया व्यू जो है। इसकी जगह यहाँ पे डाला नहीं हुआ, लेकिन आप ध्यान रखो इसकी जगह कौन सा व्यू आ गया था? होलिस्टिक व्यू। ठीक है ना, कौन सा व्यू आ गया था? होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक जो वे है पढ़ने का ये आ गया था, जिसमें अपने नेचर और ह्यूमंस के दोनों मतलब एक तरीके से एनाटॉमी, इंसान की जो एनाटॉमी होगी और जो नेचर की जितनी भी फिजिकल जो चीजें हैं वो उन दोनों को मिला के पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ जो है वो एक तरीके से नेचर का पार्ट आ गया। अर्थ नेचर का पूरी नेचर ही है। फेस इंसान का जो ह्यूमन है उस पर कंपेयर किया जा रहा है, फेस ऑफ द अर्थ। दूसरा एग्जाम्पल क्या था आपकी बुक में? ये आई ऑफ द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म आता है उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, उसकी आई पॉइंट बोलते हैं। तो इंसान से कंपेयर यानी ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया जा रहा है। आई ऑफ द स्टॉर्म एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जो बहुत बार पूछते भी हैं। ठीक है, यानी ह्यूमंस की जो आर्टरीज है उसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ है? जो अपना जियोग्राफी है उसमें जैसे आर्टरीज है वो पूरे ब्लड को सर्कुलेट कर रही है किसमें? ह्यूमन बॉडी में। उसी तरीके से यानी जोड़ रही है एक तरीके से पूरे बॉडी पार्ट्स को आपस में ना, आर्टरीज जो है। उसी तरीके से यहाँ पे जियोग्राफी में आर्टरीज कौन सी होती है? रोड, रेल, वाटरवेज, एयरवेज, ये आपस में एरियाज को जोड़ती है, विलेजेस वगैरह को। यहां तक कंप्लीट है। ह्यूमंस में जैसे ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट वगैरह जो भी है, उसी तरीके से जो जियोग्राफी है उसमें भी ऑर्गन्स होते हैं। कौन से? विलेज, स्टेट, कंट्रीज, इस तरीके से। यहां तक कंप्लीट है। ये एग्जांपल पूछते हैं कि आर्टरीज जो है ना ह्यूमंस की, उसको किससे कंपेयर किया गया? नीचे एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे उस तरीके से। कंप्लीट है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट वगैरह में आता है आपका ज्यादातर, कि जो कोर कंसर्न है, मेन बातचीत जियोग्राफी में किस बात पे स्टडी की जाती है? क्या इसको एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा डिसिप्लिन माना जाता है जियोग्राफी को, जिसमें अपने अंडरस्टैंड करते हैं द अर्थ एज ए होम। ठीक है ना, अब ये आपको बेतुका लग रहा होगा, बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन सिंपल सा एमसीक्यू बनता है ये। अर्थ को जियोग्राफी में ह्यूमंस का क्या बताया गया? ठीक है ना, ये आपका अर्थ को एज ए ह्यूमंस का होम, बीइंग एंड स्टडी ऑल दीज एलिमेंट्स व्हिच हैव सस्टेन देम। ठीक है ना, और सारे जो एलिमेंट्स है जिसपे ये सस्टेन करते हैं वो सारे के सारे क्या है? इंसान के घर की तरह। कंप्लीट है यहां तक? बिल्कुल सिंपल सा है, छोटे छोटे एमसीक्यू टाइप है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे किसकी? रेडजेल, एलएनसी सैंपल, पॉल विडाल डी लाब्लास। देखो आगे कुछ है ना, तीन जो है अप्रोचेस आ रही है, तीन जो है मेन ये इसके पढ़ने के तरीके हैं कि किस तरीके से जो है ह्यूमन जियोग्राफी डेवलप हुई है। उसके अकॉर्डिंग बाद में पढ़ लें तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा मैं अभी बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो रेडजेल जो है वो आपका मेन साइंटिस्ट या जियोग्राफर है। ठीक है, रेडजेल को जो है फादर ऑफ भी बोला जाता है किसका? ह्यूमन जियोग्राफी का। ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी का रेडजेल को फादर ऑफ बोला जाता है, सीबीएसई में पूछ लेते हैं। अब इसकी तो थ्योरी सिंपल सी है जो नॉर्मल चलती है कि एक सिंथेटिक स्टडी है किसकी? ये वर्ड याद रखना आपने, सिंथेटिक स्टडी है किसकी? वही सेम चीज, रिलेशनशिप किसकी? सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी की ही ये थ्योरी है। आपको कोई एक स्टेटमेंट दे देंगे, नीचे पूछेंगे ये किसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, रेडजेल एलएनसी सैंपल है। अगर आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग याद रखना है, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में तो आपके सीबीएसई में आते नहीं, हाँ आरबीएसई वाले जो है इसको याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये जो एलएनसी सैंपल पूछ सकते हैं कि डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी अकॉर्डिंग टू एलएनसी सैंपल, तो आपको डेफिनेशन बतानी होगी 1 मार्क्स में, 1.5 में, जैसे भी है। इनके एमसीक्यू आते हैं सीबीएसई में तो आपको डेफिनेशन दे देंगे और ये इनके अंदर से पूछेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है कि रिलेशनशिप है जैसा बताया गया ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस में। एलएनसी सैंपल जो है उसमें देखो ह्यूमन जियोग्राफी, बस एक ही वर्ड है, चेंजिंग रिलेशनशिप, यानी अब इंसान ह्यूमन जो है अपने आप को एकदम नेचर के हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसका यूज भी करना सीख गया है, यानी रिलेशनशिप जो है वो क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, बस ये वर्ड। अब पॉल विडाल डी लाब्लास है ना, इसी चीज को आगे अच्छे से डिफाइन कर रहा है। वो देखो क्या यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लग गया, थोड़ा कंसेप्शन नॉलेज है किस चीज की? कि मोर सिंथेटिक तरीके से नॉलेज है ऑफ द फिजिकल लॉज,
ठीक है, इंसान जो है और अच्छे से समझ लेता है इसको, अर्थ के गवर्न करने वाले फिजिकल लॉज को, गवर्न करने वाले फिजिकल लॉज को, ठीक है ना, जिसकी वजह से एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग विच इनहेबिटेड, यानी जहां पे वो रहता है, जहां उनके रिलेशन बने हुए हैं जिस एनवायरनमेंट के साथ, उसके ऊपर जो भी फिजिकल लॉ लगते हैं उनको अच्छे से समझ लेता है और नेचर को अपने अकॉर्डिंग चलाने लग जाता है। देखो ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये थ्योरी बता रही है अपने को, ठीक है। ये दोनों जो बंदे हैं ना, अब आगे आएगा, ध्यान रखना, ये किसके पक्ष में है कि रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, यानी ह्यूमन जो है वो क्या कर रहा है, ह्यूमनाइजेशन कर रहा है नेचर का, आगे थ्योरी है, नेचर का ह्यूमनाइजेशन कर रहा है, यानी अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, क्या करके, एक वर्ड याद रखना, फिजिकल लॉज को अंडरस्टैंड करके, नेचर के फिजिकल लॉ को समझ लिया कि जैसे फ्रिक्शन से क्या बनती है, फायर बनाई, आगे जैसे जैसे एलिमेंट्स बनाते गए, समझ आ गया, डीएनए को समझा, डिजीज खत्म करने लग गया, यानी फिजिकल लॉज को समझने लग गया, तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो उनको नेचर को यूज करने लग गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना वो किसके पक्ष में है, किसके फेवर में है, पॉसिबिलिज्म, जिसको और क्या बोलते हैं अपने, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, आगे पढ़ेंगे और इसको, और ये भाई साहब किसके पक्ष में है आपका, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी एनवायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। यहां तक नहीं पता चल रहा तो आप सीधा याद रखो, रेड जेल, एलएनसी सैंपल और पॉल विडाल्डी लावलास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तीनों थ्योरियां आ रही है अपनी। सबसे पहले आपका नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसका नेचर कैसे है, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसे है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में अपने जितनी भी चीजें पढ़ेंगे अपने को ये लगेगा कि अपने ह्यूमन जो है ना वो सारी चीजें कहां से एक्वायर कर रहे हैं, सारी चीजें कहां से ले रहे हैं, नेचर से, और वहां से नेचर से चीजें लेके अपने अकॉर्डिंग उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये है ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर, ठीक है। अब देखो जो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज, वो सेम इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर, मतलब जो इंसान ने डेवलप किया ना अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय मैन यानी ह्यूमन, ठीक है, उनके बीच में क्या है रिलेशनशिप, किसके बीच में, फिजिकल एनवायरनमेंट और इंसान ने जो बनाया है उन दोनों के बीच में, ठीक है। ये भी आ सकती है, ये भी पूछ सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब देखो ये है एलिमेंट फिजिकल जो नेचर के, और ये जो इंसान ने बनाया, इंसान ने एक तरीके से लैंड पे क्या कर लिया, आप इसके अलावा भी बता सकते हो, क्रॉप, एग्रीकल्चर, वो वगैरह, वाटर पे क्या बन गया है, वाटरवेज, मतलब रास्ते इधर से उधर जा रहे हैं वो, ठीक है, सोइल से वो एग्रीकल्चर वगैरह, क्लाइमेट से उसने क्या कर लिया है, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना, हर्ब्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन वगैरह जो आप चीजें, तो ये इसका नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या बताते हैं अपने का, कैसा नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो चीजें पढ़ते हैं इंसान सारी चीजें कहां से ले रहा है, नेचर से। यहां तक कंप्लीट है, ये छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल कोई, हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये छोटी चीज में आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके इसको आपको तीनों थ्योरियां एक साथ दिखाता हूं। पहले देखो, बिल्कुल देखो, सबसे पहले नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। बिल्कुल सिंपल सा, पहली जो थ्योरी है उसमें नेचर जो है ना वो अपना डोमिनेंस दिखा रही है इंसान पे, यहां इंसान बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज में, अपने पुराने स्टेज में, समझ आ गया, उसको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ऊपर ऊपर से जल्दी से करवा रहा हूं मैं। दूसरी स्टेज, यहां पे इंसान ने नेचर के फिजिकल लॉज को समझ लिए, अंडरस्टैंड कर लिए, अब ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग चलाने लग गया है, उसको क्या बोलते हैं, यानी जो जो चीजें है ना उसमें पॉसिबिलिटी क्रिएट कर ली है, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म, ठीक है। बट ये दोनों ही सही नहीं है, यानी इंसान डेवलप ही ना हो सारा कुछ, जैसे कुछ ना मिला तो मर गया इंसान, ठीक है ना, तो ये भी ना हो, यानी नेचर के हिसाब से भी ना चले बिल्कुल एकदम, और एकदम ह्यूमन के हिसाब से भी चीजों को ना क्रिएट किया जाए, बीच का मामला, यानी नेचर जब तक आपको यूज का बोले, यानी आसपास ग्रीनरी दिख रही है आपको, सब कुछ बढ़िया बैलेंस चल रहा है, तब तक उसका यूज करो थोड़ा बहुत बैलेंस में, और जब वो आपको रेड साइन देने लगे, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है एकदम से, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, डिजीजेस फैल रही है एकदम से, ये सब साइन आने लग जाए तो आप उसका यूज बंद कर दो, समझ आ गया, यानी स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो, जब रेड साइन दे तो रुक जाओ, और ग्रीन साइन दे तो चल लो, तो ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म आता है थर्ड पोजीशन, इन दोनों के बीच का पाथ, तो इसको मिडिल पाथ भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है, इसके पक्ष में कौन था, इसके फेवर में कौन सा साइंटिस्ट था, रेडजेल, पढ़ा था ना अभी अपने, मैं जो बता रहा था। इसके पक्ष में दो थे, एलएनसी सैंपल, और दूसरा कौन सा था, पॉल विडाल्डी लाब्लास, ठीक है। और इसका थर्ड का तो अपना खुद का बंदा है ही, ग्रिफिथ टेलर,
क्लियर है यहां तक? अब इनको थोड़ा सा डिटेल से ऊपर ऊपर से कर लेते हैं अपने चीजें। देखो, सबसे पहले यहां पे मैं आपको थोड़ा सा चीजें बता देता हूं। मेन इंटरेक्ट विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये जो जितना भी दो चार लाइनें हैं इसमें स्टार्टिंग में, ये है टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसान ने क्या कुछ कर लिया है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी है ना जो किस तरीके से एनवायरनमेंट और ह्यूमन के बीच में, यानी नेचर और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन बनाती है। तो आपसे ऑप्शन में दे रखा होगा, आपके एमसीक्यू भी है ये भी, नेचर और जो ह्यूमन है, ह्यूमन सोसाइटी, वो आपस में इंटरेक्ट किसकी हेल्प से होते हैं? टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी जो है मेन इंटरेक्ट विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वी क्रिएटेड, बट ये ध्यान रखना चाहिए अपने टूल कौन सा यूज किए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट दैट लेवल ऑफ कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, टेक्नोलॉजी इंडिकेट क्या करती है? लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना, आपके कितनी टेक्नोलॉजी, आपका कल्चरल डेवलपमेंट अच्छा है, आपकी सोसाइटी अच्छे से डेवलप है हर चीज में, तो इसका मतलब आपकी अच्छी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। समझ आ गया? अंडरस्टैंडिंग द नेचर हेल्प ऑफ क्रिएट टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्रिएट करके या टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपनों ने क्या कुछ समझ लिया। देखो, फ्रिक्शन किस चीज का एग्जांपल आपको ये दे देंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प टू डिस्कवर फायर। ये किस चीज का एग्जांपल नीचे एलिमेंट दे रखे होंगे। ठीक है ना, तो उसमें दे देंगे भी स्टोन वगैरह, मतलब फालतू की चीजें, और उसमें एक होगा टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपनों ने, इंसान ने क्या कुछ समझ लिया। तो ये इंट्रोडक्शन है, ये इसका पार्ट नहीं है अभी, ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का पार्ट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ये साथ में दे रखा है। उसके बाद जो मेन चीज ये है स्टार्टिंग की, वो अपनी है कि इंटरेक्शन विद, जो ये यहाँ पे आ जाता है ना, ये भी समझा देता हूं मैं। देखो, अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से और क्या कर लिया अपनों ने? डीएनए हेल्प कर लिया है क्या करने में? इरेडिकेट, डिजीज को इरेडिकेट करने में। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक हेल्प, थर्मोडायनेमिक जो है उनको समझ के अपनों ने क्या बना लिए? फास्ट प्लेन्स वगैरह। ठीक है ना, knowledge about nature is extremely important to develop technology, and technology loses the cycles of environment on human being। अब जो इसका पार्ट है ना, वो क्या है आपका? देखो, ये तो हो गया टेक्नोलॉजी की बात सारी की सारी, नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है चैप्टर में, कुछ भी। द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड नेचर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। वीडियो को थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो अगर थोड़ा धीरे चल रहा है काम तो। इंटरेक्शन बिटवीन प्रीमिटिव सोसाइटी, यानी इंसान जो अपनी प्रीमिटिव सोसाइटी में था ना, प्रीमिटिव सोसाइटी मतलब आदिमकालीन, पुरानी टाइम का। ठीक है, पुराने टाइम का जो ह्यूमन था, क्या था? उसके पास कुछ भी नहीं था। एंड नेचर के बीच में जो इंटरेक्शन था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। एक दो चीजें और है, मैं आपको इसमें बता देता हूं। इस स्टेज में एक तो टेक्नोलॉजी थी बिल्कुल लो। ठीक है, टेक्नोलॉजी थी बिल्कुल लो, इंसान पूरी तरीके से डिपेंड था किस पे? नेचर पे। इसकी क्या करता था? वॉरशिप। 3 पॉइंट। उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स जो लग रहा था नेचर का इंसान पे, तो इस स्टेज को जो साइंटिस्ट है यानी जियोग्राफर्स है, वो क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। द इंटरेक्शन बिटवीन प्रीमिटिव सोसाइटी एंड नेचर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। ये 2 से 3 लाइनें आप साथ में याद रखनी है आपने। ठीक है, या नोटबुक बुक में आप थोड़ा चेक कर लेना उस चीज को। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यहां पे एक ही वर्ड याद रखना सिंपल सा, कि यहां पे इंसान ने जो है ना, वो नेचर के फिजिकल लॉ को, नेचर के फिजिकल लॉज जो हैं उनको अंडरस्टैंड करनी है, बस ये वर्ड आपने याद रखना है। ठीक है, तो विद द डेवलप ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, पीपल्स अंडरस्टैंड द नेचर वेल, समझने लग गए। लेकिन टेक्नोलॉजी भी कहां से समझ में आई उनको? कि फिजिकल लॉज को अंडरस्टैंड कर लिया। दे मूव फ्रॉम स्टेट टू नेसेसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ये वर्ड दे देंगे, पूरी की पूरा क्वेश्चन बनता है कि दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी। इस स्टेटमेंट को डिफाइन करो, तो आपको ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, जो है कि नेसेसिटी की स्टेट कौन सी होती है? जहां पे नेसेसरी था, जरूरी था आपको उस चीज के अंदर रहना, यानी नेचर के पास रहना। कौन सी स्टेज थी? जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। और यहां पे कौन सी है? कि आपने पॉसिबिलिटी क्रिएट कर ली है, तो आप नेसेसिटी वाली स्टेज से इस स्टेज में आ गए हो। कौन सी? पॉसिबिलिटी वाली स्टेज में। कंप्लीट है, यानी नेचुरल लॉ को समझ लिया, फिजिकल लॉज को समझ लिया है, टेक्नोलॉजी डेवलप करके नेचर को और ज्यादा अच्छे से समझ लिया है, नेसेसिटी वाली स्टेज से पॉसिबिलिटी वाली स्टेज में चले गए हो। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है
एक्टिविटी क्रिएटेड कल्चरल लैंडस्केप। जैसे जैसे ह्यूमंस ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाया, तो धीरे धीरे कल्चरल लैंडस्केप भी बनने लग गया, मतलब सोसाइटी बनाने लग गया अपना एक एरिया, एक लैंडस्केप जहां पे वो अपनी पहचान से रहने लग गया, है ना। सो इट इज कॉल्ड द पॉसिबिलिज्म, यानी इसमें एक लाइन और ऐड कर देना कि जहां पे, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज पॉसिबिलिज्म, कि नेचर ने आपको पॉसिबिलिटी दी, ठीक है, सॉरी, नेचर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी और आपने पॉसिबिलिटी क्रिएट की उस चीज की, क्या समझ के, फिजिकल लॉज को समझ के, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म। कंप्लीट है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट आता है आपका स्टॉप एंड गो, लास्ट एंड फाइनल। अब ऊपर वाले दोनों मैंने साइंटिस्ट बता दिया आपको, इसको किसने बनाया था, ग्रिफिथ टेलर। ये थ्योरी जो है वो कॉइन किसने की थी, ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। इट इज मिडिल पाथ, इसको और क्या बोलते हैं, मिडिल, दोनों के बीच का रास्ता ना, इसलिए बिटवीन एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। आपको ज्यादातर आजकल जो है ना क्वेश्चन सीबीएसई में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, ये भी एक नया फंडा है, ठीक है। ये स्टॉप एंड गो, डिटरमिनिज्म ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं, आपको स्टेटमेंट दे के फिर उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इट इज ए मिडिल पाथ ऑफ बिटवीन, या फिर मिडिल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय मिडिल पाथ, आपको मिडिल पाथ यानी ये थ्योरी पूछ लेंगे, ठीक है, पूरी की पूरी तो आपने बताना होगा। तो ये मिडिल पाथ है। द कॉन्सेप्ट शोज, जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है कि दैट नेदर इट देयर इज सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ना तो यहाँ पे कोई नेसेसिटी की सिचुएशन है और ना ही कोई कंडीशन है किस चीज की, एब्सोल्यूट फ्रीडम, यानी सबसे ऊपर वाली जो स्टेज थी जहां पे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन था, ना तो वो नेसेसरी वाली स्टेज है और ना यहाँ पे कौन सी स्टेज है, फ्रीडम वाली, ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी वाली, ये बीच की स्टेज है। ना तो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, जहां पे आप आने वाली फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, नेचर का ध्यान में रखते हुए नेचर का यूज कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन एम है आपका स्टेज में। द नियो डिटरमिनिज्म मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड नेचर, और यहाँ पे इसको किससे समझाया हुआ है, बुक में दे रखा है ट्रैफिक लाइट से। रेड लाइट्स पे जैसे अपने रुकते हैं तो नेचर रेड लाइट के रूप में साइन देती है, क्या, एपिडेमिक्स, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब रेड साइन है, आप इनको देखते ही रुक जाओ। ग्रीन साइन आपके आसपास एनवायरनमेंट, क्लाइमेट अच्छा है, फाइन है, पीसेंट है, आप उस तरीके से उसका यूज स्टार्ट कर सकते हो। एक वर्ड है इसमें, छोटा सा लाइन है, कौन सी, कि विदाउट, विदाउट जो उसमें दे रखा है ना कि मेंटेन ट्रैफिक लाइट्स, या उसको माने बिना, ठीक है, बिना उसको मेंटेन किए बिना, बिना उसके रूल रेगुलेशन को माने बिना अगर आप ट्रैफिक लाइट से चले जाते हो तो एक्सीडेंट जो है वो आपका पॉसिबल है। इसी में वही है, अगर आप नेचर की बात नहीं मानते हो तो एक्सीडेंट के रूप में आपको, फॉर्म में आपको ये जो पूरा का पूरा नेचर जो है वो तबाही करके छोड़ेगा आपका साथ में, ठीक है। तो ये तीन की तीन थ्योरियां होगी कंप्लीट एकदम सिंपल तरीके से। अब बात करते हैं अपने स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट मतलब जियोग्राफी को पढ़ने के लिए विचारधाराएं, ठीक है। सबसे पहले वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट, इसमें क्या होता है, यानी इंसान के बारे में सिर्फ इतना ही देखा जाता है कि इंसान के सोशल वेलबींग, उसके समाज कल्याण के लिए सोचा जाता है। ह्यूमन जियोग्राफी को पढ़ने के लिए ये कुछ स्कूल ऑफ थॉट आई थी सबसे पहले, ठीक है, तौर तरीके, यानी ह्यूमन जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ा जाए इंसान के बारे में। तो सबसे पहले वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट में क्या पढ़ा गया इंसान के बारे में, सिर्फ उसकी हाउसिंग के बारे में, घर मिल रहा है नॉर्मल, हेल्थ, उसकी एजुकेशन, ये होती है वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट कौन सी होती है, और डिटेल में चले गए, इंसान को ये सब मिलने लग गया, पैसे के बारे में, रेडिकल मतलब थोड़ा सा पैसा पूसा। कंसर्न विद कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेटाइजेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी, और डिटेल में। और ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये डिपेंड है आपकी मार्क्सियन थ्योरी पे, ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स। कौन सी ऐसी स्कूल ऑफ थॉट है जो कार्ल मार्क्स या मार्क्सियन थ्योरी पे से आपका इंस्पायर है, तो वो कौन सी है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसमें दे नहीं रखा, ध्यान रखना। अगला आता है बिहेवियरल, ऊपर ऊपर से थोड़ा और डिटेल में गए, उसकी पॉवर्टी, उसके पैसा, कैपिटलिज्म, उसका कैपिटल, उसके और अंदर गए, मतलब लाइव डेटा, रोज का लाइव एक्सपीरियंस, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरी, मतलब उसकी रेस, उसकी कास्ट, ये सब चीजें जाननी चाहिए इसमें, किसमें, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तीन स्कूल ऑफ थॉट है, वेलफेयर, रेडिकल और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। कंप्लीट है यहां तक। अगला अपना कॉरिडोर ऑफ टाइम। ये देखो कॉरिडोर ऑफ टाइम जो है ना वो और भी ज्यादा सिंपल है आपका। सबसे पहला आता है जब अंग्रेज लोग जो है ना, ब्रिटिशर्स जो है, जिस टाइम में, अब जियोग्राफी को, हालांकि ये सब पहले क्या है, जियोग्राफर जो है वो यूरोपियंस, मतलब इधर उधर जियोग्राफी सब बना रहे थे जिस टाइम में, सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे,
तो जियोग्राफी सबसे पहले कैसे डेवलप हुई धीरे धीरे? तो सबसे पहला पीरियड है अर्ली कॉलोनियल पीरियड, मतलब कॉलोनी मतलब किसी कंट्री को, अपने जैसी कंट्रीज को कॉलोनी बनाने से पहले पीरियड में सिर्फ क्या चल रहा था? अप्रोचेस कौन सी थी? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी एक्सप्लोर कर रहे थे और चीजों को बस वो जो दिख रहा था वो लिख रहे थे, ठीक है ना। यानी इसमें इस टाइम में ब्रॉड फीचर क्या है? ब्रॉड फीचर मतलब इसी को डिफाइन करना है। इंपेरियलिज्म एंड ट्रेड लीड टू डिस्कवर मैनी लैंड्स। इंपेरियलिज्म अपना शाही खाना जमाने के लिए, मतलब चीजों को, लैंड को एक्वायर करना, ठीक है। ट्रेड के मकसद से ये लोग घूम रहे थे, जो चीज दिख रहा था उसको डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा स्पीड खींचती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे ही कॉलोनी इन्होंने बना ली, कॉलोनी बनाने के बाद उस जगह पे पहुंच गए, मान लो इंडिया में पहुंच गए या कोई भी जगह, तो उस जगह को रीजनल, मतलब रीजन को जानने लग गए, रीजनल एनालिसिस करने लग गए। यानी क्या करने लगे? अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ टोटलिटी वुड लीड टू अंडरस्टैंड द होल। जहां पे रह रहे हैं उस टोटल पार्ट को अंडरस्टैंड करने लग गए। 1930s इंटरवॉर पीरियड के टाइम में आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45। तो ये कौन सा टाइम है? 1930s मतलब 10 सालों का, 30s ऐसे दे रखा हो ना, तो 10 सालों, यानी 31 से लेके और 40 तक। तो ये कौन सा सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। इंटरवॉर पीरियड में क्या कर रहे थे? एरियल डिफरेंशिएशन, यानी इनको किस एरिया में क्या खासियत है। यूके वाले थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो भी लड़ रहे थे, तो जिस एरिया से जो उनको मिल रहा था वो अपनी तरफ से वॉर में डाल रहे थे, जो चीज उनको मिल रही थी। तो एरियल डिफरेंशिएशन ये पूछते होते हैं बहुत बार। फाइंड द रीजन फॉर यूनिकनेस ऑफ रीजन, किसी भी रीजन की यूनिकनेस, एरियल डिफरेंशिएशन। और लेट 1950s एंड लेट 1960s में जब देश अपना मतलब आजाद हो गया था उस टाइम में, तो ये भी चले गए थे पूरी तरीके से। तो क्या होने लग गया? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गए, यानी इस टाइम में टेक्नोलॉजी अप्लाई होने लगी स्टडी करने के लिए जियोग्राफी की, ठीक है ना। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपकी टेक्नोलॉजी आती, स्टैटिक जो डेटा है ना वो एक्वायर करने लग गए थे। 1970s में क्या हुआ? एमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, जो भी 3 स्कूल ऑफ थॉट पढ़ के आए थे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट 1970s में, ठीक है। एमरजेंस ऑफ सोशियो पोलिटिकल रियलिटीज विद द हेल्प ऑफ स्कूल्स, 1990s बिल्कुल लास्ट का पोस्ट मॉडर्निज्म। इसमें क्या हुआ? आपका जनरलाइजेशन और यूनिवर्सल तरीके से पूरी जियोग्राफी वो फैलने लग गई। ये लास्ट एंड फाइनल आपका जियोग्राफी और उसकी आरबीएसई में तो खूब खूब पूछते हैं इसके बारे में, और कभी कभार सीबीएसई में भी सीधा जो है वो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं। देखो पहले ये बताओ मेरे को, जियोग्राफी की कितनी ब्रांच है? 2, फिजिकल जियोग्राफी और दूसरी कौन सी है आपकी? ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी। उसी तरीके से ह्यूमन जियोग्राफी की भी फील्ड है अंदर, ठीक है। कितनी फील्ड है आपकी? पहली सोशल जियोग्राफी, आप पहले इसको कंप्लीट देख ही लो, कौन कौन सी है? सोशल जियोग्राफी, ठीक है। अर्बन जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी। अब इसमें से करनी कौन कौन सी है?